अमेरिका की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं, क्या सीधे तौर पर ये इशारा है कि अमेरिका इस जंग में सीधे तौर पर शामिल होने जा रहा है और इसके क्या नतीजे होंगे? जी ऐसा है, देखिए G7 की जो मीटिंग अभी हुई थी उसमें एक चीज बड़ी क्लियर कर दी है कि G7 के जितने ममालिक हैं वो सारे इकट्ठे हैं और उन्होंने ईरान को एक बड़ा चुनौती दे दी थी और एक तरीके से कह दिया था कि भाई आप जो है न्यूक्लियर वेपन्स आप नहीं ले सकते, आपके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकते, तो इसलिए आप उस प्रोग्राम को बंद कर दीजिए। तो ये दर्शाता है कि जब अमेरिका कोई भी डिसीजन लेगा तो उसके साथ में ये सारे के सारे जो है, जो G7 नेशंस हैं, जो बाकी है, ये सारे के सारे रहेंगे। तो इसलिए इसमें जो है, अगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अमेरिका करेगा ईरान के साथ, जो मेरे को लगता नहीं है करेगा, क्योंकि उसको जरूरत नहीं है करने की, वो सिर्फ अपने जो मिसाइल्स और आर्म्स और एम्युनिशन जो है वो इजराइल को देता रहे, उसको डायरेक्ट वहां पे इंटरफियरेंस करने की जरूरत नहीं है। इनडायरेक्ट इंटरफियरेंस तो ऑलरेडी है, क्योंकि इजराइल को शह है उसकी, इसीलिए वो सारा कुछ हो रहा है वहां पे। जी। तो ये एक चीज है कि अगर वो डायरेक्ट इंटरवेंशन करता है उधर, तो फिर ये सारे G7 जो नेशंस हैं ये भी साथ में ही उसके होंगे। तो ईरान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। ईरान जो मर्जी कर ले, मैं अपनी तरफ से कि भाई हमारे पास, हम अमेरिका के यहाँ के बेसिस, वहां के बेसिस, जो भी करना है वो करता रहे, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो एक तरफ जो ईरान हो जाएगा और साथ में उसके साथ में जो भी उसके अलाइज है, जैसे तुर्की है या पाकिस्तान वगैरह, जो भी उसके साथ खड़ा होना चाहेंगे वो, और दूसरी तरफ वेस्टर्न ब्लॉक के सारे नेशन जो है वो उसके खिलाफ होंगे, इंक्लूडिंग इजराइल। तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन बन जाएगा ईरान के लिए, जो उसके लिए आगे आने वाले दिनों में मुश्किलातें पेश करेगा। दूसरी बात यह है कि देखिए, अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसके अपना जो स्प्रेड आउट है, जैसे आपने भी अभी कहा कि ईरान की जो वार्निंग है उसके लिए कि भाई उसके जो बेसिस हैं, चाहे वो इराक में है, चाहे उसके जो फ्लीट्स हैं, उसकी ये गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ वगैरह में जो है, उसकी जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह फ्लीट्स हैं, उसके ऊपर भी अटैक होने के खतरे हैं। और अमेरिका में एक सबसे बड़ी बात जो है, जो सबसे बड़ी चुनौती होती है, वो कहते हैं बॉडी बैग्स की। मतलब कि अगर वहां पे कोई भी उनका जो है सैनिक मारा जाता है, जब वो घर आता है, तो वो एक बहुत बड़ा एक इफेक्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। वो अमेरिका, ट्रंप नहीं चाहेंगे, क्योंकि ट्रंप ऑलरेडी डोमेस्टिक फ्रंट के ऊपर काफी अपनी लड़ाइयां कर रहे हैं वहां पे। तो वो अभी ये नहीं चाहेंगे कि उसके अंदर की ये चीज है। तो मेरे को लगता नहीं है कि ट्रंप अमेरिका को डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कराएंगे इस युद्ध के अंदर अभी। लेकिन जो उनका स्टेटमेंट सामने आ रहा है, या तो ट्रंप बहुत ज्यादा बड़बोले हैं और इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद उन्हें या तो समझ नहीं है। वो कह रहे हैं कि आयतुल्ला अली खामनेई का वो जिक्र कर रहे हैं। आयतुल्ला अली खामनेई ईरान के लिए क्या हैसियत रखते हैं? सुप्रीम लीडर हैं, कह रहे हैं कि हमें उनका ठिकाना मालूम है, लेकिन फिलहाल के लिए वो सेफ है, हम उन्हें अभी टच नहीं करने जा रही हैं। लेकिन जिस तरीके से जंग कशीदा हो रही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये भी उनका स्टेटमेंट है। मेरा सवाल, हमारे साथ कैप्टन आशा जी भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं, इस्तकबाल है आपका भी सलाम टीवी में। मैं जानना चाहूंगी यहाँ पर डॉक्टर मेजर मोहम्मद अली शाह साहब के पास, आपको क्या लगता है कि ट्रंप अभी भी बड़बोलापन दिखा रहे हैं या वाकई में कोई स्ट्रैटेजी है? और सीधे तौर पर आयतुल्ला अली खामेनेई को लेकर स्टेटमेंट देना उनका इस जंग को बढ़ाएगा, उकसाएगा ईरान को? आवाज सुन पा रहे हैं सर मेरी आप? जी बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है आपको? ठीक है, ओके। एक मिनट, मैं ये ईयरफोन कनेक्ट कर। जी अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बयान दे रहे हैं कि अयतुल्ला खमेनी का ठिकाना उनको मालूम है और अभी फिलहाल वो महफूज है। फिलहाल देखिए, मेरा शबनम जी ऐसा अनुमान तरीके से माना जा रहा है कि हेड ऑफ स्टेट जो होते हैं, अनुमान तौर पे एक जंग में उनको टारगेट नहीं किया जाता है। अब वजह क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा ऑब्जर्वेशन है मेरा। साल 2 साल पहले रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब के रेजिडेंट्स के एक घर के ऊपर एक फ्लैग पोस्ट के ऊपर एक ड्रोन का हमला हुआ था। कोई घायल नहीं हुआ, उससे कोई नुकसान हुआ नहीं, मगर हुआ था। तो दुनिया चौंक गई थी कि भाई हेड ऑफ स्टेट पे हमला हो रहा है। तो अयतुल्ला खमेनी अभी फिलहाल
कह रहे हैं कि महफूज है। देखिए, इसराइल का जो मोसाद है उसने बहुत ही तरतीब से पेनिट्रेट कर गया वो ईरान के अंदर, और साल 1.5 साल से उनके अंदर घर बना के रह रहा था। फाइटर जेट, फाइटर विमान अंदर स्मगल कर गए, ड्रोन्स अंदर स्मगल कर गए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उन्होंने इनके कई सारे टॉप कमांडर को मार दिया, इनके वैज्ञानिकों को मार दिया। इन्होंने बयान भी दिया कि ये आयतुल्लाह खुमैनी का ठिकाना मालूम है, तब बयान दिया था उनको मार देंगे। तो ऐसा सब बयान आ रहा है, तो देखिए इसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी बहुत आएगा, क्योंकि अभी हमें खबर आई थी कि नेतन्याहू इजराइल छोड़ गए हैं। 2 दिन पहले ये खबर आई थी, फिर मालूम पड़ा नहीं नहीं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कैसा था। फिर खबर आई कि आयतुल्लाह खुमैनी रूस जा चुके हैं। फिर इस तरीके से बहुत सी खबरें आ रही थी। अब मालूम नहीं सही सा खबर क्या है, गलत खबर क्या है, इसके ऊपर शबनम जी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एट द सेम टाइम अभी ये क्लैश ऑफ द टाइटन्स कहेंगे कि इसराइल और ईरान दोनों ताकतवर मुल्क हैं, और ईरान में जो नतांश है, जो इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है उनकी, इसके बारे में 20 साल से पढ़ा हूं। ईरान ने बयान दिया था कि जिस दिन उनके पास प्रॉपर टाइप न्यूक्लियर बम बन गया, उस दिन ये इसराइल को उड़ा देंगे। इसके लिए मेरे ख्याल से, जहां तक मैं भाप पा रहा हूं, इसलिए ईरान ये न्यूक्लियर फैसिलिटी रखना अमेरिका और इसराइल को नामंजूर था। क्योंकि जब नॉर्थ कोरिया रख सकता है, जब रूस रख सकता है, जब चीन रख सकता है, जब पाकिस्तान जैसा आतंकिस्तान रख सकता है, जब हिंदुस्तान रख सकता है, तो ईरान क्यों नहीं, ये आपत्ति जताई थी। तो यहां पर मुझे ये लग रहा है कि अगर ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी अपने नतांश में डेवलप करता है, तो मालूम है सबको कि वो इसराइल पे हमला करेगा। लेकिन अयतुल्लाह खुमैनी की बात करते हैं, जो सुप्रीमो है ईरान के। जी हाँ, जो उनका जो सुप्रीमो है, मतलब प्रेसिडेंट से भी ऊपर ये कल्चर ईरान में है। और मगर मोसाद का भरोसा नहीं है। मोसाद कुछ भी कहीं पे भी जाके, अगर वो 1-1.5 साल से ईरान के अंदर रह के कार्रवाई करा था, तो फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो कुछ भी कर सकता है फिर वो। जी शबनम जी। जी।